दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं अबुल नसर इकबाल। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 से जुड़ा एक वाकया, एक कहानी या यूं कहें एक इतिहास आज आपको मैं बताने जा रहा हूं। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान को अंग्रेज हुकूमत से आजादी तो नसीब हुई, लेकिन जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो उसे दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। हिंदुस्तान से एक बहुत बड़ा हिस्सा काटकर पाकिस्तान बनाया गया। अब एक तरफ हिंदुस्तान था तो दूसरी तरफ पाकिस्तान, और बीच में जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी था, कश्मीर, जो कि एक उस वक्त तक आजाद रियासत था। कश्मीर के बाद, आजादी के बाद कश्मीर किसके पास जाए, यह एक बहुत बड़ा सवाल था। जिन्ना और पाकिस्तान चाहते थे कि कश्मीर रियासत को पाकिस्तान को दिया जाना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ भारत सरकार और पंडित नेहरू इस बात पर कोई समझौता करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। और यहीं से शुरू होती है दास्ताने कश्मीर। कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जिसका जिक्र छिड़ते ही पंडित नेहरू पर आरोपों की बौछार शुरू हो जाती है। पहला आरोप लगता है कि जब देसी रियासतों के भारतीय संघ में विलय का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल देख रहे थे, तो नेहरू ने कश्मीर का मसला अपने हाथ में क्यों लिया। आरोप के समर्थन में दलील यह दी जाती है कि क्योंकि वो कश्मीरी पंडित थे, इसलिए उन्हें कश्मीर से एक जज्बाती लगाव था, भावनात्मक जुड़ाव था, इसलिए उन्हें यह मुद्दा उन्होंने अपने हाथ में लिया और सब गुड़ ओवर कर दिया। दूसरा आरोप जो पंडित नेहरू पर लगता है कि चलो मुद्दा अपने हाथ में ले भी लिया था, तो मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने की आखिर क्या जरूरत थी, और जनमत संग्रह की बात वो कहां से ले आए। नेहरू पर तीसरा आरोप यह लगाया जाता है कि नेहरू को इतना सब कुछ करके चैन नहीं मिला, तो कश्मीर के लिए धारा 370 बना गए। वैसे आरोप और सवाल तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन नेहरू के आलोचक मुख्य रूप से इन्हीं 3-4 सवालों के इर्द गिर्द उन्हें घेरते हैं और बहस के आखिर में निष्कर्ष यह निकालते हैं कि कश्मीर समस्या के लिए पूरी तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू ही जिम्मेदार है। और इन्हीं आरोपों और सवालों के दम पर 5 अगस्त 2019 को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर पर एक ऐतिहासिक फैसला लिया, जिसमें उसने संविधान के अनुच्छेद 370 को लागू करने का अधिकार खत्म कर दिया। इस अनुच्छेद की वजह से 1950 से जम्मू कश्मीर राज्य को करीब करीब जो स्वायत्तता मिली हुई थी, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। इसमें एक हिस्सा लद्दाख, जिसके पास अपनी विधायिका नहीं है, जबकि दूसरा हिस्सा जम्मू कश्मीर है, जिसके पास अपनी विधायक। हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर लगाए इन आरोपों को समझने के लिए हमें बात को शुरू से करना होगा, इस पूरे मामले को शुरू से देखना होगा। जब हिंदुस्तान को आजादी मिली थी, उस वक्त देसी रजवाड़ों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि उनकी सही तादाद पर भी विवाद था। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक उनकी तादाद 521 थी, जबकि कुछ इतिहासकारों के मुताबिक इनकी संख्या 565 थी। लेकिन इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि इनकी संख्या 500 से ऊपर ही थी। उनका आकार, उनकी हैसियत अलग अलग प्रकार के थे। एक तरफ विशाल रजवाड़े थे जो यूरोप के किसी देश के बराबर थे, तो दूसरी तरफ छोटी छोटी जमींदारियां या जागीरें भी थीं, जिनमें दर्जन या 2 दर्जन गांव आते थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण रियासत जम्मू कश्मीर थी और अभी भी है। इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा था और इस लिहाज से यह हैदराबाद से भी बड़ा था। हालांकि इसकी आबादी महज 40 लाख थी उस वक्त, और यह बहुत घना बसा हुआ भी नहीं था। इस रियासत की खासियत यहां की सांस्कृतिक विविधता थी, लेकिन इसकी जनसंख्या मुस्लिम बहुल थी। लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा क्योंकि इस आधार पर हुआ था कि हिंदू बहुल इलाके भारत में रहेंगे और मुस्लिम बहुल इलाके पाकिस्तान चले जाएंगे, तो फिर मुस्लिम बहुल कश्मीर आखिर किस तरह भारत में आया होगा। उस वक्त जबरन किसी राज्य पर कब्जे का सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि विभाजन की भूमिका अंग्रेजों के राज में ही तय हो गई थी और दोनों ही पक्षों को नियम कायदों में बंधना था। उस समय भारतीय पक्ष पर नियम कायदों का बंधन इसलिए भी ज्यादा होना था क्योंकि उसके नेता महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश साम्राज्य से अपनी पूरी लड़ाई जो लड़ी थी वो नैतिकता के ही बल पर लड़ी थी। इसलिए भारतीय नेतृत्व के लिए अनैतिकता के साथ खड़ा होना मुश्किल के साथ साथ शर्मनाक भी हो सकता था, तो यह तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर मुस्लिम बहुल कश्मीर किस सिद्धांत के तहत भारत में आया? क्या वो इसलिए आया
कि वहां के हिंदू राजा हरि सिंह भारत में आना चाहते थे? कुछ लोगों को लगता है कि हां, लेकिन हरि सिंह तो कबायली हमला होने से पहले तक आजादी पर अड़े हुए थे। और मान लीजिए कि अगर आना चाहते भी थे तो उन्हें कैसे इसका हक मिल जाता, जबकि उसी समय जूनागढ़ और हैदराबाद के मुस्लिम शासकों को पाकिस्तान में शामिल होने की इच्छा को खारिज कर दिया गया था, क्योंकि वहां हिंदू बहुल वो पूरा इलाका था। हैदराबाद और जूनागढ़ के शासकों की मांग इसी आधार पर खारिज की गई थी कि वहां की बहुसंख्य हिंदू आबादी भारत के साथ रहना चाहती थी। ऐसे में राजा की जगह प्रजा के विचारों को ज्यादा महत्व दिया जाना था। दूसरी तरफ बंगाल और पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्य थे। इन राज्यों को हिंदू और मुस्लिम आबादी के वजन के हिसाब से दो हिस्सों में बांट दिया गया था। मुस्लिम बहुल हिस्सा पाकिस्तान बना और हिंदू बहुल हिस्सा भारत में शामिल हो गया। तो क्या यह बात कश्मीर में नहीं हो सकती थी? कश्मीर भी तो दोनों देशों के बीच में था। यहां भी यह हो सकता था कि हिंदू बहुल जम्मू और बौद्ध बहुल लद्दाख भारत में आ जाते और कश्मीर का इलाका जो मुस्लिम बहुल था वो पाकिस्तान चला जाता। लेकिन विभाजन के समय अपनाए गए ये दोनों नियम जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं हुए। ना तो वो पूरा ही पाकिस्तान में गया और ना ही उसका मुस्लिम बहुल हिस्सा पाकिस्तान गया। और यह सब तब हुआ जब कश्मीर का भारतीय भूभाग से सड़क और रेल संपर्क ना के बराबर था, जबकि पाकिस्तानी भूभाग से संपर्क कहीं बेहतर था। इसके बावजूद पूरा का पूरा कश्मीर भारत के हिस्से में आया। यह बात अलग है कि बाद में पाकिस्तान ने कबायली हमला किया और जबरन कश्मीर के एक हिस्से पर कब्जा जमा लिया, जिसे भारत आज तक मान्यता नहीं देता है, जिसको पीओके कहा जाता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर का जो मुख्य हिस्सा, खासकर कश्मीर घाटी, भारत में ही बनी रही। ये कड़वी भूमिका इसलिए सामने रखनी पड़ी ताकि समझा जा सके कि सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कश्मीर भारत में ऐसे ही नहीं आ गया। उसे शामिल करने के लिए एक लंबी कूटनीतिक लड़ाई लड़ी गई, ऐसी लड़ाई जिसने भारत विभाजन के दोनों मूल सिद्धांतों को कश्मीर के मामले में बेअसर कर दिया था और कश्मीर का भारत में विलय हो गया। इस कूटनीतिक लड़ाई के चाणक्य थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने कश्मीर की बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी के नेतृत्व को पाकिस्तान की बजाय भारत के साथ खड़ा कर दिखाया था। लेकिन कैसे? अब हम तारीखों और तथ्यों के साथ इस बात की सच्चाई को समझेंगे कि कैसे अगर नेहरू ना होते तो आज शायद भारत में कश्मीर भी ना होता। लेकिन नेहरू ये सब कैसे कर रहे थे? ये कैसे संभव हो गया कि मुस्लिम बहुल आबादी वाले कश्मीर के जननेता मुस्लिम लीग की बजाय कांग्रेस के साथ खड़े हो गए? इसे समझने के लिए थोड़ा और पीछे चलते हैं। सन 1947 में कश्मीर के राजा हरि सिंह थे। वो सितंबर 1925 में कश्मीर की गद्दी पर बैठे थे और अपना ज्यादातर समय बॉम्बे के रेस कोर्स और अपनी रियासत के विशाल घने जंगलों में शिकार खेलते हुए बिताया करते। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो राजा महाराजाओं के वर्ग के सही प्रतिनिधि थे, जैसे आमतौर पर उस वक्त के राजा महाराजा अपना समय बिताते थे, वो भी वही करते थे। जैसे कि उनकी चौथी और सबसे छोटी रानी ने शिकायत भरे लहजे में कहा कि महाराजा कभी भी ऐसे लोगों से नहीं मिलते हैं जो समस्याएं पैदा करते हों। वो तो सिर्फ खुशामदी दरबारियों और अपने प्रियजनों से घिरे रहते हैं और कहीं कभी नहीं जान पाते कि दुनिया में आखिर चल क्या रहा है। हरि सिंह के शासनकाल के अधिकांश हिस्सों में उनका सबसे बड़ा विरोधी घाटी का एक मुसलमान शेख अब्दुल्ला, जिनका नाम शेख अब्दुल्ला का जन्म 1905 में शॉल बेचने वाले एक व्यापारी, एक कारोबारी के घर में हुआ था और उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। अपनी तमाम काबिलियत के बावजूद वो कश्मीर में एक सरकारी नौकरी पाने में वो नाकाम रहे थे, क्योंकि कश्मीर रियासत के प्रशासन में हिंदुओं का बोलबाला था। शेख अब्दुल्ला ने सवाल उठाना शुरू किया कि मुसलमानों के साथ ऐसा सलूक क्यों हो रहा है। अब्दुल्ला ने कहा कि हम इस सूबे में बहुसंख्यक हैं और इसके राजस्व में सबसे ज्यादा योगदान करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा लगातार शोषण हो रहा है। उस समय कश्मीर की सरकारी नौकरी में गैर मुस्लिमों की तादाद ज्यादा थी। हालांकि आबादी मुसलमानों की ज्यादा थी, लेकिन सरकारी नौकरी में हिंदू ज्यादा थे। अब्दुल्ला ने इस बात का निष्कर्ष यह निकाला कि मुसलमानों के साथ भेदभाव धार्मिक पूर्वाग्रह की वजह से हो रहा है। सरकारी नौकरी से वंचित होने के बाद शेख अब्दुल्ला ने एक स्कूल में शिक्षक का काम करना शुरू कर दिया और साथ ही शब्दों की कलाकारी के साथ
अपने शोषित भाइयों की तरफ से आवाज बुलंद करना शुरू की। साल 1932 में महाराजा के खिलाफ बढ़ रहे असंतोष को आवाज देने के लिए एक ऑल जम्मू कश्मीर कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया। 6 साल बाद शेख अब्दुल्ला की अगुवाई में इस संगठन का नाम बदलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस रख दिया, जिसमें हिंदू और सिख समुदाय के लोग भी शामिल हुए। इस नए संगठन ने सूबे में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रतिनिधि सरकार की मांग की। इसी समय शेख अब्दुल्ला ने जवाहरलाल नेहरू से भी नजदीकी बढ़ाई। बहुत जल्दी दोनों एक दूसरे के विचारों के कायल हो गए। दोनों संवेदनशील थे और समकालीन मुद्दों पर अपने ठोस विचार रखते थे। संयोग से हिंदू मुस्लिम एकता और समाजवाद पर दोनों ही एकमत थे। इसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नजदीक आने लगी। 1940 के दशक के मध्य तक शेख अब्दुल्ला लोकप्रियता के मामले में घाटी के हर नेता को पीछे छोड़ चुके थे। 1931 के बाद उन्हें कई बार जेल में डाला गया, उसके बाद रिहा किया गया, लेकिन 1946 में जब उन्होंने डोगरा राजवंश से कश्मीर छोड़कर चले जाने और जनता के हाथ में सत्ता सौंप देने की मांग की तो उन्हें फिर से जेल में डाल दिया गया। इसके बाद घाटी में फिर उपद्रव शुरू हुआ और इस हिंसा में 20 से ज्यादा लोग मारे गए। महाराजा ने राज्य में मार्शल लॉ लागू कर दिया और राजद्रोह के जुर्म में शेख अब्दुल्ला को 3 साल की सजा सुनाई गई। इस घटना ने नेहरू को काफी आक्रोशित किया और वो अपने दोस्त की कानूनी पैरवी करने के लिए कश्मीर पहुंच गए, अपने दोस्त की यानी शेख अब्दुल्ला की। लेकिन महाराजा के लोगों ने पंडित नेहरू को राज्य के अंदर आने से रोक दिया और उन्हें फिर से ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में भेज दिया गया। अब जब यह साफ हो गया था कि बहुत जल्द अंग्रेज भारतीय उपमहाद्वीप से जाने वाले हैं, तो 15 जुलाई 1946 को महाराजा ने बयान दिया कि कश्मीरी बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकारते हुए अपने भाग्य का फैसला खुद करेंगे। स्वतंत्रता से पहले महाराजा के मन में स्वतंत्र होने का विचार जड़ें जमा चुका था। वो कांग्रेस से नफरत करते थे, इसलिए वो भारत में शामिल होने की सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन अगर वो पाकिस्तान में शामिल हो जाते तो उनके हिंदू राजवंश के भाग्य का सूरज सदा के लिए अस्त हो जाता। अब अप्रैल 1947 में नई दिल्ली में नए वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन आ चुके थे, जो महाराजा के पुराने परिचित थे। जून 1947 के तीसरे हफ्ते में जब मुल्क के बंटवारे के बारे में घोषणा की गई तो लॉर्ड माउंटबेटन खुद कश्मीर रवाना हुए और इसकी वजह यह थी कि वो गांधी, पटेल या फिर पंडित नेहरू से इस मामले में पहल उन्हें नहीं करने देना चाहते थे। लॉर्ड माउंटबेटन खुद ही जाकर हरि सिंह से मिलकर यह आकलन करना चाहते थे कि रियासत किधर जाना चाहती है। माउंटबेटन की इस यात्रा में हरि सिंह ने पेट के दर्द का बहाना बनाकर माउंटबेटन से मिलने से इनकार कर दिया, लेकिन अपने प्रधानमंत्री से बड़े दुस्साहस पूर्वक जवाब दिलवाया कि वो आजाद रहना चाहते हैं। 15 अगस्त 1947 को जिस वक्त आजादी मिल रही थी, उस वक्त तक जम्मू कश्मीर ने भारत या पाकिस्तान किसी के साथ भी जाने का फैसला नहीं लिया था। इसने दोनों ही देशों के साथ एक यथास्थिति समझौता यानी स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करने की पेशकश की, जिसके तहत व्यक्तियों और आवश्यक वस्तुओं का सरहद के पार आबाद आवागमन होता। पाकिस्तान ने उसके साथ समझौता कर लिया, लेकिन नेहरू और भारत सरकार ने कहा कि वो इंतजार करेंगे और अपने हिसाब से फैसला लेगा। लेकिन मध्य सितंबर में पश्चिम पंजाब स्थित सियालकोट और जम्मू के बीच रेल सेवा निलंबित कर दी गई और राज्य के लिए जरूरी चीजों को ला रहे यातायात को पाकिस्तान की तरफ से रोक दिया गया। जैसे ही पाकिस्तान के साथ रियासत के संबंध खराब होना शुरू हुए, महाराजा ने एक के बाद 2 प्रधानमंत्रियों को बर्खास्त कर दिया। फिर पंजाब हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मेहरचंद महाजन को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया। महाजन के कांग्रेस के नेताओं से अच्छे ताल्लुकात थे। खास बात यह थी कि पंडित नेहरू हमेशा चाहते थे कि कश्मीर भारत का हिस्सा रहे, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब पटेल ने संकेत दिया था, सरदार पटेल ने यह संकेत दिया था कि उन्हें कश्मीर के पाकिस्तान में मिल जाने से आपत्ति नहीं होगी। लेकिन 13 सितंबर को पाकिस्तान ने एक टेलीग्राम भेजा और जूनागढ़ को पाकिस्तान के साथ मिलाने की घोषणा की। काठियावाड़ सरकार और भारत सरकार के लिए एक ये बड़ा झटका था। हालांकि जैसे ही आजादी की घोषणा हुई, उसी वक्त जूनागढ़ ने पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला ले लिया था, जबकि पाकिस्तान ने 1 महीने तक इस अपील का कोई जवाब नहीं दिया था।
असल में जिन्ना जूनागढ़ को एक प्यादे की तरह इस्तेमाल कर रहे थे और राजनीति की बिसात पर उनकी नजर कश्मीर पर थी। कहते हैं कि जिन्ना इस बात से निश्चिंत थे कि भारत कहेगा कि जूनागढ़ के नवाब नहीं बल्कि वहां की जनता को फैसला लेने का अधिकार होना चाहिए। जब भारत ऐसा दावा पेश करेगा तो जिन्ना यही फॉर्मूला कश्मीर के लिए अपनाएंगे। वो भारत को उसी के जाल में फंसाना चाहते थे। लेकिन अब भारत की बारी थी कि वो पाकिस्तान और जिन्ना की इस योजना को विफल करे और इसकी जिम्मेदारी उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल पर थी। इसके बाद 27 सितंबर को पंडित नेहरू ने सरदार पटेल को राज्य की खतरनाक और बिगड़ती हुई स्थिति के बारे में पत्र लिखा। नेहरू को खबर मिली थी कि पाकिस्तान बड़ी तादाद में कश्मीर में घुसपैठियों को भेजना चाहता है। महाराजा और उनका प्रशासन शायद ही इस खतरे को झेल पाए। इसलिए वक्त की जरूरत यह है कि महाराजा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ दोस्ती करें ताकि पाकिस्तान के खिलाफ एक लोकप्रिय जन समर्थन जुटाया जा सके। उन्होंने आगे लिखा कि शेख अब्दुल्ला को रिहा करने और उनके लोगों के समर्थन को हासिल करने से कश्मीर के भारत में विलय का रास्ता आसान हो जाएगा। 29 सितंबर को शेख अब्दुल्ला को जेल से रिहा कर दिया गया। अगले ही हफ्ते शेख अब्दुल्ला ने श्रीनगर में भाषण दिया और मांग की कि कश्मीर में जनता के प्रतिनिधियों को पूर्ण सत्ता का हस्तांतरण किया जाए। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक कश्मीर की जनता के नुमाइंदे ये तय करेंगे कि उन्हें भारत में मिलना है या पाकिस्तान में। उन्होंने कहा कि कश्मीर की सरकार किसी एक समुदाय की सरकार नहीं होगी, इसमें सभी धर्मों का बराबर योगदान होगा। इसके बाद दिल्ली में कश्मीर को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई। 25 अक्टूबर को लॉर्ड माउंटबेटन के नेतृत्व में रक्षा समिति की बैठक हुई। इसमें तय किया गया कि गृह सचिव वीपी मेनन को कश्मीर जाकर जमीनी जो हालात हैं उनका जायजा लेना चाहिए और फिर सरकार को इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि 22 अक्टूबर 1947 को करीब 200 से 300 ट्रक कश्मीर में आए। ये ट्रक पाकिस्तान के फ्रंटियर जो प्रोविंस थे उनके कबाइलियों से भरे हुए थे। ये संख्या में करीब 5000 के करीब थे। उनकी मंशा साफ थी, कश्मीर पर कब्जा कर उसे पाकिस्तान में मिलाने, जो कि उस समय तक इस बात पर अनिश्चित था कि वो भारत के साथ जाए या पाकिस्तान के साथ। उस समय लगभग सभी रियासतें पाकिस्तान या भारत के साथ जा चुकी थीं, लेकिन जम्मू और कश्मीर अभी भी असमंजस में था। जैसे ही मेनन श्रीनगर पहुंचे उन्हें आपातकालीन हालात का एहसास हो गया। यह महज घंटों की ही बात थी और कबायली 1 या 2 दिनों में ही शहर में घुसने वाले थे। अब कश्मीर को बचाने के लिए महाराजा के पास सिर्फ एक रास्ता बचा था और वो था भारत से मदद मांगना। केवल भारतीय सेना ही थी जो राज्य को पाकिस्तान में जाने से बचा सकती थी। हालांकि कश्मीर तब तक स्वतंत्र था। वीपी मेनन वहां से फिर सीधे जम्मू के महाराजा के महल पहुंचे, लेकिन महल पूरा खाली था, चीजें बिखरी हुई थीं। पता चला कि श्रीनगर से आने के बाद से वो सो रहे हैं। मेनन ने उन्हें जगाया और सुरक्षा समिति की बैठक में लिए गए फैसले से उन्हें अवगत कराया। महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी भारत में शामिल होने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। अब महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए तो उसके बाद शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर के लिए विशेष दर्जे की मांग की, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने साफ साफ मना कर दिया और अब्दुल्ला से कहा कि आप चाहते हैं कि भारत आपकी रक्षा करे, सड़कें बनाए, जनता को राशन दे और इसके बावजूद भारत के पास कोई अधिकार ना रहे। क्या आप यही चाहते हैं? मैं इस तरह की मांग कभी स्वीकार नहीं कर सकता। अंबेडकर से नाखुश शेख अब्दुल्ला नेहरू के पास गए। उस समय वो विदेश दौरे पर जा रहे थे, इसलिए उन्होंने गोपालस्वामी अयंगर से कहा कि वो अनुच्छेद 370 तैयार करें। अयंगर उस समय बिना किसी पोर्टफोलियो के मंत्री थे। इसके अलावा वो कश्मीर के पूर्व दीवान और संविधान सभा के सदस्य भी थे। जब आर्टिकल 370 लाया गया तो संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने इसे लेकर विरोध किया, लेकिन सरदार पटेल ने, जो कि उस समय कार्यकारी प्रधानमंत्री थे, कश्मीर को विशेष दर्जा दिए जाने की मांग को स्वीकार कर लिया। यही नहीं, उन्होंने उससे भी अधिक रियायतें दी जो पंडित नेहरू विदेश जाने से पहले उन्हें निर्देशित कर गए थे। शेख अब्दुल्ला और स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे और आजाद और गोपालस्वामी ने उनका समर्थन किया, इसलिए सरदार ने इस पर सहमति दी। मौलाना आजाद, शेख अब्दुल्ला और गोपालस्वामी पंडित नेहरू के विचार का ही प्रतिनिधित्व कर रहे थे, इसलिए सरदार पटेल ने
नेहरू की गैर मौजूदगी में उनका विरोध न करने का फैसला किया। आर्टिकल 370 के इस समझौते में कहा गया कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के अलग झंडे पर सहमत है और यह झंडा भारत के झंडे का प्रतिद्वंदी नहीं होगा। यहां बता दें कि शेख अब्दुल्ला की पहली गिरफ्तारी के 2 महीने बाद पंडित नेहरू ने लिखा था कि वास्तव में शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी एक ऐसी बात है जो मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाती है। धीरे धीरे महीने सालों में बदल गए और उनकी तकलीफ आत्मिक दुख का कारण बनती गई। इस तकलीफ को कम करने का एक तरीका था कि नेहरू ने अपने मित्र के बेटे की पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखना शुरू कर दिया। यहां बता दें कि शेख अब्दुल्ला की पहली गिरफ्तारी के 2 महीने बाद नेहरू ने लिखा था कि वास्तव में शेख की गिरफ्तारी एक ऐसी बात है जो मुझे तकलीफ पहुंचाती है। धीरे धीरे महीने सालों में बदल गए और उनकी तकलीफ आत्मिक दुख का कारण बनती गई। और इस तकलीफ को कम करने का एक तरीका था कि नेहरू ने अपने मित्र यानी शेख अब्दुल्ला के बेटे की पढ़ाई, जो फारूक अब्दुल्ला हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखना शुरू कर दिया। जैसा कि नेहरू ने खुद लिखा है कि कुछ लोग बड़े बेवकूफाना ढंग से सोचते हैं कि क्योंकि शेख अब्दुल्ला के साथ हमारा कुछ मतभेद है इसलिए हमें उनके बेटे और उनके परिवार की तरफ झुकाव नहीं रखना चाहिए। ये बात सिर्फ बकवास ही नहीं है, बल्कि मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा सोचता हूं। शेख अब्दुल्ला जेल में है, इसलिए यह मेरा विशेष दायित्व है कि मुझे उनके बेटे और परिवार का ध्यान रखना चाहिए। इस निजी किस्म की कहानी को यहां पेश करना इसलिए जरूरी था दोस्तों कि पता चले कि नेहरू ने कश्मीर के मुस्लिम नेतृत्व को न सिर्फ राजनीति और कूटनीति से भारत के पक्ष में किया, बल्कि असल में वो अपना दिल कश्मीर को देकर कश्मीरियों का दिल भारत के पक्ष में करना चाहते थे। इसलिए जब हरि सिंह ने भारत में विलय के दस्तावेज पर दस्तखत किए तो उसे स्वीकृति देने के लिए कश्मीर की जनता की तरफ से शेख अब्दुल्ला खड़े थे। अगर शेख अब्दुल्ला की सहमति ना होती, यानी कश्मीर की जनता की सहमति ना होती, तो हैदराबाद या जूनागढ़ के नवाबों की तरह कश्मीर के राजा की बात भी नहीं मानी जाती। और कोई मान भी लेता तो भारत के सर्वोच्च नेता महात्मा गांधी नहीं मानते। कश्मीर के भारत में विलय के बाद गांधी ने अपने एक प्रार्थना प्रवचन में कहा था, यदि महाराजा अकेले ही भारत के साथ मिलना चाहते तो मैं उनका समर्थन नहीं कर पाता, परंतु यह कि महाराजा और शेख अब्दुल्ला दोनों ने जम्मू और कश्मीर के लोगों की तरफ से बोलते हुए ऐसा चाहा था। शेख अब्दुल्ला इसलिए मैदान में आए क्योंकि उनका दावा मुसलमानों का नहीं था, बल्कि सारे कश्मीर के लोगों का प्रतिनिधि होने का था। इस तरह भारत के असली चाणक्य नेहरू ने हर हाल में पाकिस्तान के साथ जाते दिख रहे कश्मीर को अपनी कूटनीति और राजनीति से भारत का एक अभिन्न अंग बनाने की नींव डाली। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें जरूर लिख भेजिए। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।